चलिए बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। वह है जैव विविधता, वन जीवन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, या वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, और इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संरक्षण का अर्थ, यानी कि कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, जैवमंडल के मानवीय प्रयोग की व्यवस्था, जिसमें मनुष्यों की वर्तमान पीढ़ी को भरपूर लाभ प्राप्त होता है तथा आने वाले पीढ़ियों के लिए वन जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसी को हम जैव विविधता का संरक्षण कहते हैं। यानी कि जैवमंडल में बिना क्षति पहुंचाए, जैवमंडल में वाइल्ड लाइफ को बिना हानि पहुंचाए अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की तकनीक का प्रयोग ही क्या होता है, संरक्षण होता है। अब संरक्षण से क्या उद्देश्य होते हैं? तो वन जीवन संरक्षण के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं तथा जीवन रक्षित तंत्र का संतुलन बनाए रखना। पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल प्रोसेस और जीवन रक्षित तंत्र जैसे जल, वायु, मृदा का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। दूसरा है विश्व के जीवों को आनुवंशिक पदार्थ के परिसर या जातियों की विविधता को संरक्षित करना। ठीक है, अगर हम जातियों की विविधता को संरक्षित करते हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो हम आनुवंशिक पदार्थ को भी क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। जाति के सतत प्रयोग वास्तव में पर्यावरण में ग्रामीण समुदाय, नगरीय उद्देश्यों को सहायता देता है और सीमित रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता संरक्षण की क्या विधियां हैं, है ना, मेथड क्या है। देखिए, दो मेथड है। एक है स्वास्थ्य संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन, और एक है वही संरक्षण, यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन। दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या तो आपसे इन सिटू कंजर्वेशन पूछेगा, या तो एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, पूछता है। चलिए हम बात करते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है ना, स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है। देखिए, इन सिटू कंजर्वेशन में जंतुओं के प्राकृतिक आवास में उनका संरक्षण किया जाता है। मान लीजिए जो शेर वगैरह हैं जंगल में रहते हैं, तो उनको जंगल में ही संरक्षित किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदी, झील आदि को भी संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक आवास स्थानों को प्रोहिबिट करना ही क्या कहलाता है, इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। मान लीजिए कोई वन जीव है, उसको खतरा है, तो हम क्या करते हैं कि उसको उसी एरिया में बैन कर दिया, मतलब रखा जाता है, और पूरे एक रूल बना दी जाती है कि कोई व्यक्ति इस जीव का शिकार नहीं करेगा और इसके लाइफ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ना उसको खाना देना है, ना किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना उसके लाइफ के साथ। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। अब देखिए जैव विविधता के हॉट स्पॉट, एक और क्वेश्चन आता है हॉट स्पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पूछा जाता है हॉट स्पॉट क्या होता है। देखिए, जाति समृद्ध बहुत अधिक होती है, वह स्थान या वह क्षेत्र जहाँ पे जाति समृद्ध बहुत अधिक होती है, ठीक है, उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। या एंडेमिक होते हैं, एंडेमिक होती है ना, जहाँ पे किसी भी जाति की समृद्धता काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, उसी को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। अब बात करते हैं कि कितने हॉट स्पॉट हैं। तो अभी तक देखा जाए तो 25 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, 25 हॉट स्पॉट क्या किए गए, चिन्हित किए गए हैं। इसमें सूची में 9 हॉट स्पॉट और सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो पहले 25 हॉट स्पॉट थे, 9 और जोड़ दिए गए, तो कुल हॉट स्पॉट की, तो अब हम बात करते हैं कि कुल 9 और हॉट स्पॉट इसमें सम्मिलित कर दिए गए, तो टोटल हॉट स्पॉट की संख्या कितनी हो गई है,
और 34 हॉट स्पॉट हो गए। कुल हॉट स्पॉट अब कितने हो गए? 34 हॉट स्पॉट हो गया। ठीक है। अगर हम अपने देश में बात करें तो 3 हॉट स्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो हिमालय रीजन, है ना, जो हमारे देश की असाधारण उत्त विविधता को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो 3 हॉट स्पॉट इंडिया में भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं, है ना। और इन हॉट स्पॉटों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं कि भारत में जो होता है ना, 15 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, 90 राष्ट्रीय उद्यान है तथा 448 जीव अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरीज पाई जाती है। ठीक है। भारत में सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा का इतिहास प्रकृति की रक्षा पे जोर देता है ना। हमारे पास 15 वायुमंडल हैं, वायुमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, 90 राष्ट्रीय उद्यान है और 448 क्या है? जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है ना। तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 90 है। अभ्यारण्य यानी कि जीव अभ्यारण्य सेंचुरी की संख्या कितनी है? 448 है। ठीक है। और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है। और हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन है? पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय रीजन। ठीक है, इंडो बर्मा रीजन, ठीक है, और हिमालय रीजन, 3 है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान वन जीवन एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए सुनियोजित किया जाता है। इसमें शिकार करना, पशु चलाना पूर्ण रूपेण वर्जित होता है, यानी कि वह एरिया जहाँ पे वन जीवों को संरक्षित किया जाता है, इकोसिस्टम परितंत्र को संरक्षित किया जाता है, वहाँ पे शिकार करना, पशु चराना पूरी तरह क्या होता है? वर्जित होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए जाते, यानी कि कोई अपना मकान वगैरह नहीं बना सकता है, किसी को ज़मीन नहीं बेची जाती है। तो यह वह एरिया होती है ना। अच्छा, इसकी स्थापना और नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो भारत में इसकी स्थापना और नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में होता है, लेकिन इसकी व्यवस्था संबंधित जो अधिकार होते हैं वह राज्य सरकार देखता है। तो इसकी स्थापना कौन करेगा? केंद्र करेगा। इसका नियंत्रण किसको रहेगा? केंद्र करेगा। लेकिन इसकी व्यवस्था से संबंधित जो भी डिसीजन है वह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। भारत में कुल 90 राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 33,948 किलोमीटर का क्षेत्र फैला हुआ है और यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1% भाग होता है। फिर हम आते हैं अभ्यारण्य। सेंचुरी किसे कहते हैं? तो अभ्यारण्य का जो उद्देश्य होता है वह केवल वन जीवों का संरक्षण करना होता है, पारिस्थितिकी का संरक्षण नहीं करना होता, केवल वन जीवों को ही संरक्षित किया जाता है। अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति प्रतिबद्धता के साथ दी जाती है और इन क्रियाकलापों से वन जीवन प्रभावित ना हो, मतलब हम वही काम करें जिससे वाइल्ड लाइफ को कोई इफेक्ट ना हो। तो ऐसे एरियाज को क्या बोलते हैं? सेंचुरीज बोलते हैं। इसकी स्थापना और नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। तो जो सेंचुरी होती है उसकी स्थापना और नियंत्रण कौन करता है? राज्य सरकार करती है। भारत में लगभग 448 अभ्यारण्य है। कितने अभ्यारण्य हैं? 448। कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 1,07,310 किलोमीटर फैला हुआ है। और एक कुल कितना प्रतिशत भाग होता है पूरे एरिया का? तो 3.7% भाग है पूरे भारत का। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्वायर की, है ना। बायोस्फीयर रिजर्वायर क्या होते हैं? तो 1971 में यूनेस्को की मनुष्य एवं जीवमंडल परियोजना यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को द्वारा मानव कल्याण हेतु जीवमंडल के संरक्षण की दृष्टि से जीवमंडल आरक्षण क्षेत्र की स्थापना की गई थी। यानी कि 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को के द्वारा जैवमंडल की स्थापना की गई थी और इस क्षेत्र को प्रबंधन के आशय से
निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। देख लेते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। केंद्रीय क्षेत्र, सेंटर जोन, यानी कि मान लीजिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहीं पे मैं बना के दिखा रहा हूँ। एक सेंटर पार्ट होता है ना, इसको हम सेंटर जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ यह क्षेत्र पूर्णतः वर्जित होता है, यानी कि यहाँ पे इंसानी इंटरफेरेंस और वहाँ जाना पूरी तरह से क्या होता है, वर्जित होता है। इस क्षेत्र के परितंत्र में कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाता है ना। उसके बाद दूसरा क्षेत्र होता है बफर जोन। तो ये हो जाएगा क्या, बफर जोन। बफर जोन जो होता है मध्यवर्ती प्रतिरोधक क्षेत्र है। सीमित मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। वहाँ घास काट सकते हैं, लकड़ी तोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो बफर प्रतिरोधक क्षेत्र में सीमित मानव क्रियाकलापों की क्या होती है, अनुमति होती है ना। तो ये हो गया बफर जोन। इसके बाद तीसरा आता है ना ये वाला, ये होता है मैनिपुलेशन जोन या मैनिपुलेशन जोन। ठीक है, इस परिसंतरण क्षेत्र में अनेक प्रकार के मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सैक्रेड ग्रुप्स एंड लैक्स, है ना, अलौकिक ग्रुप्स और लैक। देखो यहाँ जो सैक्रेड ग्रुप्स होती हैं यह पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वन खंड है ना, यानी कि यहाँ पे हम धार्मिक दृष्टि से उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं ना। यहाँ ये जाति समुदायों, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रतिस्थापित। तो अब हम बात करते हैं, तो जो सेक्युलर ग्रुप्स होते हैं वो पूजा स्थानों के चारों तरफ के पाए जाने वाले वन खंड होते हैं और जहाँ लोग धार्मिक दृष्टि से पर्यावरण को प्रोटेक्ट करते हैं ना। तो यह जाति समुदायों, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कई राज्यों में सेक्युलर ग्रुप्स पाए जाते हैं, जैसे मेघालय में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल आदि में। जाति समुदाय द्वारा निर्मित मंदिर के आसपास जो देवदार के वृक्ष लगाए जाते हैं जो कुमायूं क्षेत्र में है, वो भी सेक्युलर ग्रुप्स के हिस्से हैं। अब हम बात करते हैं, ऐसे ही आपने सलमान खान वाला जो केस सुना होगा, जो हिरन होता है ना, ब्लैक बग नाम का जो हिरन है, इसको बिश्नोई समुदाय के लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसको अपने धार्मिक रूप से इसको मान्यता मिला हुआ है, इसको बचाया जाता है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यह सेक्युलर ग्रुप्स के आधार पे इनका होता है ना, कि आप भी कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार छोटी मोटी बात है, सलमान खान एक हिरन ही तो मारा है, हम लोग इतना बकरा वगैरह खा लेते हैं। लेकिन जो ब्लैक बक हिरन मारा है ना, वह बिश्नोई समुदाय के लिए एक पुण्य है और उनके जो प्रकृति है उसका एक अहम हिस्सा है, जिसको प्रोटेक्ट करते हैं लोग। और इसीलिए ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं उनके लिए। तो आई होप ये तीनों जो चारों पॉइंट हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लिए हैं, अभ्यारण्य की बात कर लिए हैं, जीवमंडल क्षेत्र की बात कर लिए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है ना। इसके अलावा हम थोड़ा सा बात कर लेंगे ex-situ कंजर्वेशन की, है ना। किसकी बात कर लेते हैं, तो आपके कैमरे में आ रहा है कि नहीं, चलिए मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूँ। क्या वन जीवन का वही स्थान, ठीक है, ex-situ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि संकोटन पादपों और जंतुओं का, यानी कि वह जीव जो विलुप्ति के कगार पे पहुँच गए हैं, ठीक है, उनको उनके प्राकृतिक स्थान से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। तो इस प्रकार के कंजर्वेशन को हम बोलते हैं ex-situ कंजर्वेशन। ठीक है, और इनको बड़ी ही सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर हो गया ना, तो वहाँ बाघ, शेर, जो विलुप्ति के कगार पे जाने वाले जीव हैं, उनको संरक्षित किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनका मेडिटेशन किया जाता है ना, ये सब चीज़ें की जाती हैं। इसमें कौन आते हैं, जंतु उद्यान यानी कि चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है। वन जीवन सफारी पार्कों का यही उद्देश्य होता है। सफारी में हम लोग क्या करते हैं कि बंद या ओपन गाड़ी में जाते हैं और एनिमल चारों तरफ खुले में और सैर करते हैं ना। जैसे बहुत से जंतु हैं जो वनों में विलुप्त हो गए हैं ना, बहुत से जंतु हैं जो वनों में
विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित रखे गए हैं। चिड़ियाघरों वगैरह में प्रोटेक्ट एरियाज में उनको रखा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इन सिटू कंजर्वेशन निकल आता है। ठीक है, तो चलिए इतना पढ़िए।